नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रेरणात्मक विचारों के एक और नए अध्याय में। आज आपके लिए लाई हूँ कुछ मज़ेदार और मशहूर किस्से, जो मज़ेदार तो हैं ही, साथ साथ प्रेरणादायक भी हैं। ये कहानियाँ हैं मुगल वंश के बादशाह और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक व्यक्ति से जुड़ी हुई। बादशाह का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और दरबार में एक विदूषक एवं सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं देने वाले उन नवरत्नों में से एक व्यक्ति को आपने पहचान ही लिया होगा। बुद्धिशाली, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने में निपुण महेश दास। नहीं पहचाना? महेश दास यानी बीरबल। तो आइए आपको सुनाती हूँ उनके अनगिनत किस्सों में से कुछ चुनिंदा कहानियां। पहली कहानी है मोम के शेर की। सर्दियों के दिन थे, अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी फारस के राजा का एक दूत दरबार में आया। फारस के राजा ने बादशाह को नीचा दिखाने के लिए मोम से बने शेर का एक पुतला बनवाया था और उसे पिंजरे में बंद करके अपने दूत के हाथों भिजवाया था। साथ में एक चुनौती पेश की थी कि शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालकर दिखाए। उस समय बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। अकबर सोच में पड़ गए कि अब इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। उन्हें यह डर था कि अगर चुनौती पार नहीं की तो जग हंसाई होगी। इतने में ही परम चतुर बीरबल आ गए। अब मामला बीरबल के हाथ में था। बीरबल ने एक गरम सरिया मंगवाया और पिंजरे में कैद शेर को पिंजरे में ही पिघला डाला। देखते देखते सारा मोम पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए। उसके बाद फारस के राजा ने फिर कभी अकबर को कोई चुनौती नहीं दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का बल इतना मजबूत होता है कि वह बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेता है। अब अगली कहानी की ओर चलते हैं। बीरबल की खिचड़ी। कड़कड़ाती सर्दियों का मौसम था। उस दौरान अकबर ने एक दिन ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। ये वाकई में एक कठिन चुनौती थी। उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था जिसे अपने बेटी की शादी के लिए धन की जरूरत थी। वह ये चुनौती लेने को तैयार हो गया। जैसे तैसे करके वो पानी में घुसा और कांपते ठिठुरते रात निकाल ली। सुबह जाकर उसने अकबर से अपना इनाम मांगा। इस पर अकबर ने पूछा, इतनी सर्द रात में तो पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा, सारी रात मैं आपके किले के झरोकों पर जल रहे दिए को देख रहा था। वो दिया मेरे पास है, यही सोचते सोचते मैंने रात काट ली। अकबर ने जब यह बात सुनी तो इनाम देने से मना कर दिया। अकबर का तर्क यह था कि तुम उस दिए की गर्मी के कारण ही रात भर पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के बिल्कुल हकदार नहीं हो। ब्राह्मण यह सुनकर उदास हुआ और रोता हुआ चला गया। बीरबल को इस बात का एहसास था कि राजा ने उस ब्राह्मण के साथ अन्याय किया है और उन्होंने तय कर लिया कि वे उस ब्राह्मण को अपना हक दिलाकर रहेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार के लिए गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगे। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने खिचड़ी की हांडी को आग से काफी ऊंचा लटकाया हुआ था, जानबूझ के। अकबर यह देखकर बोले, अरे मूर्ख, हांडी को इतनी ऊंचाई पर रखेगा तो उसे तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, तभी तो खिचड़ी पकेगी। बीरबल बोले, पकेगी पकेगी, जरूर पकेगी, आप धैर्य तो रखिए। दोपहर से शाम हो गई। अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, बीरबल,
मेरा मजाक उड़ा रहा है तू? तुझे इतनी भी समझ नहीं? इतनी दूर तक आंच कैसे पहुंचेगी? चल हांडी नीचे लगा। तब बीरबल बोले, अगर इतनी सी दूरी से आग खिचड़ी को नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से कैसे ऊर्जा प्राप्त हुई होगी? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन उस गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। खरे दरबार में बीरबल की तारीफ की, इतने बढ़िया तरीके से जो गलती समझाई थी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी किसी के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक पेड़ और दो मालिक की। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दो लोग राघव और केशव अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मसला लेकर उनके दरबार में आए। वो दोनों खुद को आम के पेड़ का असली मालिक बता रहे थे। आम से लदे हुए उस पेड़ पर वो दोनों अपना दावा साबित करना चाहते थे। अकबर मामले की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने राघव और केशव के घर के आसपास रहने वालों से पूछा, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पड़ोसियों ने कहा, दोनों पेड़ को पानी देते हैं और दोनों उस पेड़ के आसपास ही पाए जाते हैं। जो चौकीदार पेड़ की निगरानी करता था, उसका भी बयान कुछ काम नहीं आया, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अकबर को कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने चतुर सलाहकार बीरबल की सहायता ली। बीरबल को तुरंत मामला समझ में आ गया, पर उन्हें सबूत की जरूरत थी सच्चाई का पक्ष लेने के लिए। इसलिए वह एक नाटक रचने की योजना बनाते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात उनके पास रुकने को कहते हैं। उसके बाद वे अपने भरोसेमंद दो व्यक्तियों को राघव और केशव के घर भेज देते हैं, ये निर्देश देकर कि उन दोनों को झूठा समाचार दे और वहां छुपकर घर में होने वाली बातचीत को सुने। जो व्यक्ति केशव के यहाँ जाता है, वो केशव की पत्नी को बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अनजान लोग पके हुए आम चुराने की कोशिश में हैं। वहां जाकर देख लीजिए। केशव जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ये बात उसको सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तू खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में फैसला होना बाकी है। मालूम नहीं वो पेड़ हमें मिलेगा भी या नहीं। चोरों के पास जरूर हथियार होंगे और खाली पेट उनसे लड़ने की ताकत कहां से जुटाऊंगा मैं। बीरबल के कहे अनुसार झूठा समाचार बताने वाला व्यक्ति केशव की ये बातचीत जाकर उन्हें बता देता है। राघव के घर जो व्यक्ति जाता है, वह राघव की पत्नी को बताता है कि आपके आम के पेड़ के पास कुछ अनजान लोग पके हुए आम चुराने की योजना बना रहे हैं। अब जरा जाकर देख लीजिए। जैसे ही राघव घर पहुंचता है, उसकी पत्नी ये खबर उसे सुनाती है। राघव ने आव देखा न ताव, फौरन लाठी उठाई और आम के पेड़ की ओर भागने लगा। उसकी पत्नी ने आवाज लगाई और बोली, खाना तो खा के जाइए। राघव बोला, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। हमारे आम चोरी हो गए तो फिर वापस नहीं मिलेंगे। ये बोलते हुए राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। राघव तक झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति उसके घर में हुई बातचीत का ब्यौरा बीरबल को देता है। दूसरे ही दिन राघव और केशव को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल अपने परीक्षण का वृत्तांत राजा को सुनाते हैं और उनके द्वारा भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं। केशव को झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं और बीरबल की प्रशंसा करते हैं चतुराई से मामले को सुलझाने के लिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तीनों कहानियां?
उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होंगी। तो फिर मिलेंगे। शुक्रिया।